तो अब ये ओपन फाइलर क्या कर रहा हूँ, ये मुझे क्या कर रही है, स्टोरेज को मैनेज करने के लिए एक स्टोरेज अलग से जो मेरे सिस्टम की जो स्टोरेज है ना, उसको एज ए सैंड बना देगा मुझे। ठीक है, जब मैं करके दिखाऊंगा ना आपको, इसको और क्लियर होगा। फिर इस स्टोरेज को मैं एसएम के साथ कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि एसएम से कैसे कनेक्ट हो रही है, तो आपको और इसकी क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है जी जी। नहीं नहीं नहीं, थर्ड पार्टी नहीं, मैं आपको थोड़ा क्लियर, अच्छा इसको थोड़ा क्लियर करके चलते हैं, ऐसे कर, ठीक है। आज चलो मैं आपको अपनी मशीन से है ना वो करके दिखाता हूँ किस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ। 192.168, अच्छा ये मेरी मशीन है जो मेरी जी जी, हाँ मैं आपको वही बता रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा रूट आ गया। ठीक है, अच्छा अब आपको मैं ओपन फाइल से करके दिखाता हूँ चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना, अब वो चीज़ अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। नहीं बन जाएगा, ये तो मैंने देखे आपको बता रहा हूँ, ये रैक, हाँ शेड भी आ जाएगी, शेयर भी हो जाएगी। देखें अब ओपन फाइल क्या किया है, ये मैंने अब, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ओपन फाइलर देखिए, मैंने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट अपने पास बनाई है ना, उसके लिए मैंने ओपन फाइलर यूज किया है। अब लेट्स सपोज आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रैक बनाने की बात करते हैं, तो अब आपके पास तो स्टोरेज होगी ना। आपको लेट्स सपोज आपको आईबीएम की स्टोरेज आपके पास चल रही है, ठीक है ना। तो आप आपका सिस्टम एडमिन की टीम आपकी उस वर्चुअल आपकी उस मशीन को पर आप वो क्या करेगा, अपनी स्टोरेज को माउंट करवाएगा। ऐसा ही है, आईबीएम का एक इंटरफेस होगा, आईबीएम का एक ऐसे होगा, वो जाएगा आईबीएम के इंटरफेस पे जाएगा, वहां जाके एलयूएन क्रिएट करेगा। ठीक है, एलयूएन के ऊपर क्रिएट करके वहां पे एक आईपी डालेगा कि जी आपने लेट्स सपोज आपकी मशीन थी, उस मशीन पे माउंट करवा देगा। सही बात है जी। जो आप आईबीएम की बात कर रहे हो ना, आईबीएम का इंटरफेस के लिए, अब मेरे पास तो आईबीएम की स्टोरेज नहीं है ना, मैंने उसको बनाने के लिए एक वर्चुअल स्टोरेज अपने पास बनाई है, इसको यूज करने के लिए ओपन फाइलर यूज किया है। क्लियर है बात मेरी यहाँ पर? सही है, जबरदस्त। अच्छा चलिए, हो गया क्लियर ना, बस चलें ठीक है। इसको मैं चल यहाँ से 6, एक मिनट रुकिएगा, स्क्रीन नहीं आ रही उसमें ऑफ ओपन फाइलर लेके आ रहा हूँ। मतलब ओपन फाइलर मेरे पास क्या है, मतलब मेरे पास आईबीएम की स्टोरेज है या एचपी की स्टोरेज है, उसके के लिए मैंने ओपन फाइलर यूज किया है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको इसको एग्जिट कर देते।
तीसरा ये है कि मैंने यहाँ पे किया है, आपको यहाँ पे आ रहा है स्कैन में। अच्छा, मैंने अपनी स्कैन का जो नाम दिया है ORCDB स्कैन, ठीक है। ये मेरी स्कैन जो आपको ऊपर बता दिया, ये मैंने इसका स्कैन का नाम दिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा देखें, अब हमने डिस्कस किया कि हमने अब यह मैंने क्या किया है, 4 VM बनाई, ठीक है। 2 मेरी DB की VM थी, एक मेरा DNS सर्वर है, एक मेरा ओपन फाइलर, ठीक है, जो मेरी स्टोरेज है। ये सब के सब अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको ये 2 चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होगी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, आपको सिर्फ 2 नोड चाहिए होंगी। आपने क्या करना होगा, 2 नोड मशीन लेंगे और आपके जो सिस्टम एडमिन की टीम से आपको जो स्टोरेज की रिक्वायरमेंट मैं बताने जा रहा हूँ आपको, फिर आपने क्या करना है, जैसे आपने मुझसे कहा था स्टोरेज की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ठीक है। उसमें आपको चाहिए एक U01 का फाइल सिस्टम चाहिए होगा, एक फाइल सिस्टम चाहिए जिसमें आपने अपनी क्लस्टर की बाइनरी इंस्टॉल करनी होगी, ठीक है। नॉर्मली U01 होता है तो आपको U01 का फाइल सिस्टम 100 GB मोर इनफ है। 100 GB हर नोड के ऊपर U01 का फाइल सिस्टम लोकली वो आपने इंस्टॉल करवा लेना है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरी उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में आई थी कि आपने जो ASM, अब ASM की कॉन्फ़िगरेशन में ये होगा वो आपकी जी बोलें। अच्छा देखें, रैम एज पर योर रिक्वायरमेंट अगर मैं बात करूँ, जो मेरे पास मशीनें बनी हुई है, मैंने 3-3 GB की मशीन रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। मगर वो एक्चुअल आपकी अगर आप कोई डेटाबेस बनाने जा रहे हैं कि हाई लोड ट्रैफिक है, तो मिनिमम बात करूँ जो इस पर अगर ओरेकल क्लस्टर चल जाता है मिनिमम के ऊपर, वो 8 GB पे चल जाएगा, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, पर नोड की रिक्वायरमेंट है। हाँ, मेरे पास वो है नहीं ना, तो मेरे पास तो वो क्लस्टर अपने पास सिस्टम पे यूज़ किया ना, तो मैंने 3 GB पे इंस्टॉल किया था। मगर वो जो स्लो चलेगा मगर वार्निंग के साथ आपको इंस्टॉलेशन कर देगा, ठीक है। मगर आप अगर ऑर्गेनाइजेशन में जी बोलें। EBS क्या करना है? EBS तो हमने नहीं करना, नहीं EBS तो नहीं है मेरे स्कोप में, तो नहीं EBS नहीं है मेरे पास। उस स्कोप में सिर्फ आपका सिर्फ क्लस्टर है। मैं आपको सिर्फ क्लस्टर का बैकअप, आरमैन का बैकअप लेंगे, बैकअप रिस्टोरेशन आपको क्लस्टर में कैसा होगी वो मैं आपको क्लियर करूँगा। क्लस्टर अगर EBS तो आपको तो एप्लीकेशन नोट पे आई थी ना, ठीक है ना। EBS देखें, आपको एक वो कर लो कि एक मिनट की मैं इसकी वीडियो बंद कर दूँ। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं भाई। 4 VM हो गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब मेरे पास इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है कि हर जितने भी मेरे DNS मशीन, मेरे जितने भी होस्ट जो डिफाइन किए हैं वो मेरे DNS सर्वर से रिजॉल्व होने चाहिए, ठीक है। फिर इसमें यूज़र क्रिएशन है, डायरेक्टरी क्रिएशन है, ठीक है, और फिर इसकी प्रोफाइल क्रिएशन है। अच्छा, आती है पासवर्ड लेस। पासवर्ड लेस का थोड़ा सा क्या है कि हमारे पास हमने पासवर्ड लेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। दैट्स सपोज मेरी 2 नोड या 3 नोड या 4 नोड क्लस्टर्ड है, ठीक है। अब मैं सपोज मैं यूज़र यूज़ कर रहा हूँ ग्रिड या ओरेकल का यूज़र यूज़ कर रहा हूँ, तो हर नोड किसी दूसरी नोड के ऊपर अगर कनेक्ट करने जाएगी, ठीक है, तो वो SSH के थ्रू कनेक्ट करेगी, ठीक है। मतलब अगर लेट्स सपोज नोड 1 नोड 2 से कनेक्ट करना चाहती है, तो अब अगर आप किसी मशीन पे कनेक्ट करते हैं तो मशीन जब कनेक्ट करें, मशीन की IP डालते हैं, आप मशीन का यूज़र ID डालते हैं, उसका पासवर्ड डालते हैं, ठीक है। पासवर्ड डालने के बाद मशीन से कनेक्ट कर लेते हैं। अब पासवर्ड लेस में ये है कि आपको मशीन दूसरी मशीन पे कनेक्ट करने के लिए विदाउट यूज़ ऑफ पासवर्ड, किसी किस्म का पासवर्ड डाले बगैर उस सेकंड मशीन के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मशीन को कनेक्ट करते हैं। आज थोड़ा सा यहाँ से इसका चलते हैं 192, ये मेरी मशीन है जो मैंने कॉन्फ़िगर की है। ये 130, ये मेरी डेटाबेस की नोड 1 है।
2 168 dot 100 dot 131 और इसको भी छोटा कर देते हैं। यूज़र है जिससे मैंने अपना क्लस्टरवेयर पे इंस्टॉल करूँगा। अच्छा, हम इस तरह होता है किस तरीके से हैं कि जब हमने क्लस्टरवेयर इंस्टॉल करना है तो दो किस्म के यूज़र बनाएंगे इसके ऊपर। एक बनाएंगे ओरेकल, जिसके ऊपर हम ओरेकल का डेटाबेस इंस्टॉल करेंगे। एक यूज़र बनाएंगे ग्रिड, जिसके ऊपर क्लस्टरवेयर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, मैंने इसको कर दिया जी ग्रिड। ठीक है, ये नोड 1 है और ये नोड 2 है। अब मैं करता हूँ, जो मैं आपको पासवर्ड लेस बता रहा था 92.168 किया हुआ है ना, बस ठीक है, बेहतरीन है तो ठीक है, बस वो यही है, पासवर्ड लेस किया हमारा, बट ठीक है, बात वो यही है। अब क्या है, जो रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे ऊपर पासवर्ड लेस कॉन्फ़िगर कर दिया। ठीक है, और फायरवॉल तमाम मशीन पे बंद कर दी, कुछ कर्नल पैरामीटर्स हैं, और फिर उसके बाद कौन ही डिफाइन कर दिया कि आपने जो है जो डेट आ रही है मेरे पास उसके लिए मेरे पास वो यूज़ करा, बाकी ये ठीक है। और ये मेरे पास जो है इन्वायरमेंट की रेडीनेस के हिसाब से ये चीज़ें जो हैं मेरे पास होनी चाहिए। अच्छा, मैंने यही यूज़ किया, 3 निक यूज़ किए, एक पब्लिक है, एक प्राइवेट के लिए फॉर इंटरकनेक्ट, एक वन प्राइवेट फॉर एसएम। ठीक है, और ये मेरा होस्ट नेम है जो मैंने डिफाइन किया है, ये मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से। ये आपको NS लुकअप, ये मेरी स्कैन की आईपी है। ठीक है, अच्छा ये मेरा DNS, देखता हूँ मेरा शायद DNS बंद है, 92.168.100.200, ये मेरा DNS सर्वर है। ये मेरे पास देखें, ये बाय द यूज़ ऑफ राउंड रोबिन मैं तीनों आईपीस लेकर आ रहा है कि ये मैंने इस पर DNS सर्वर भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब हम ऐसा कर लेते हैं, अब हम जो नेक्स्ट क्लास करते हैं, मैं आपको ये जो स्टेप मैं आपको ये बता रहा हूँ ये फिर मैं आपको कॉन्फ़िगर करके भी दिखाऊंगा। आपने एक DNS सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन भी देखनी है, ये आपने करी हुई है, देखनी है, बट ठीक है। अच्छा, फिर मैं आपको ना DNS सर्वर पे फिर ओपन फाइलर से ये भी प्रैक्टिस दिखा दूंगा, ओपन फाइलर से मैंने किस तरीके से स्टोरेज एलोकेट करी और यहाँ पर किस तरह लेकर आया। ठीक है, ये भी हम कर लें प्रैक्टिस में। ठीक है, तो फिर अभी ये मेरी खैर क्लास है 11 बजे एक और, तो फिर हम इंशाल्लाह फिर ना कल स्टार्ट करते हैं दोबारा से। ठीक है सर, चल ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, हमने अपनी लास्ट क्लास में जो करा था सिर्फ ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था कि सिंगल इंस्टेंस के बारे में। ठीक है, आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लस्टर के ऊपर ना। अच्छा, क्लस्टर पे हम बात करने से पहले छोड़ सकते हैं कि आखिर क्लस्टर की रिक्वायरमेंट मतलब ज़रूरत पड़ी क्यों, ठीक है ना। जैसे आप कोई मसला से आपने फील्ड में इस्तेमाल कर रहे होंगे, आपने कई जगह पर डेटाबेस में क्लस्टर इन्वायरमेंट में काम भी किया होगा। ठीक है, अब हमारे पास एक डेटाबेस सिंगल इंस्टेंस पे चल रही है। ठीक है, अब एक सिंगल इंस्टेंस पे अगर मैं लेट्स सपोज में एक पीसी है, उस पीसी के ऊपर मैं डेटाबेस एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, कोई HRMS की डेटाबेस एग्जीक्यूट कर रहा हूँ।
ठीक है। अब उसके ऊपर मेरा एक इंस्टेंस है और उस पर मेरी डेटाबेस की एक डेटा फाइल्स किसी भी मैं हार्ड डिस्क के अंदर रखता हूँ। अगर मैं विंडोज़ की बात करूँ या लिनक्स पर रखता हूँ तो U01 के अंदर मैंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रख लिया और अपनी स्लैश डेटा का एक फाइल सिस्टम बना के उसके अंदर अपनी मैंने डेटाबेस की फाइल्स रख ली। अच्छा, अब क्या होता है कि लेट्स सपोज अब मेरा एक ही सिस्टम है जिस पर मेरी एप्लीकेशन चल रही थी। अब किसी वजह से होता है कि मुझे रिक्वायरमेंट आती है, एक रिक्वायरमेंट ऐसी आती है कि जी मुझे उस मशीन पे परफॉर्मेंस के इश्यूज़ आते हैं, ठीक है। या मुझे ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे लेट्स सपोज वो 4 कोर की मशीन थी, मुझे उसके अंदर 10 कोर और बढ़ाने हैं, ठीक है। तो मैं उसके अंदर कोर इंक्रीज़ करने के लिए क्या करूँगा, वर्टिकल इंक्रीमेंट करूँगा, मतलब उसके अंदर 4 से 14 कोर कर दूँगा, 10 कर दूँगा, 20 लिमिट होगी उसकी, एक प्रोसेसर लिमिट के ऊपर जाके मैं उस मशीन के ऊपर वो कोर की रिक्वायरमेंट को इंक्रीज़ कर सकता हूँ। एक लेवल आएगा उसकी मशीन में जितनी लिमिट होगी कोर को इंक्रीज़ करने की, वो लिमिट वहाँ पे एक्सीड कर जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब एक तो हमारी ये रिक्वायरमेंट आती है कि हम उसकी कोर बढ़ा लें, उसकी मेमोरी इंक्रीज़ कर लें, वो एक लिमिट पे आके वो रुक जाएगा। अब ये हमें, अगर हम ओरेकल रैक की बात करते हैं तो ओरेकल रैक हमें 2 किस्म की चीज़ें प्रोवाइड करता है, एक तो अवेलेबिलिटी, दूसरा करता है स्केलेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमारा एक इंस्टेंस चल रहा था, हमारा एक इंस्टेंस किसी वजह से डाउन हो जाता है तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो बंद हो जाएगी, अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी। तो अब यही चीज़ हमें ओरेकल रैक प्रोवाइड कर रहा है कि अगर लेट्स सपोज आपकी एक मशीन अगर बंद हो जाती है तो आपकी सेकंड मशीन, तीसरी मशीन, फोर्थ मशीन एक साथ जितनी भी एक लिमिट है उसके ऊपर रहते हुए आप अपनी मशीन में अपनी अवेलेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। होस्ट 1, होस्ट 2, होस्ट 3, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल में दिखाया है कि ये देखें, ये एप्लीकेशन है। अगर मैं यहाँ से इस एप्लीकेशन को अगर मैं ये 3 नोड ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, ये एप्लीकेशन नोड 1 के ऊपर, होस्ट 1 के ऊपर कनेक्ट करेगी, इसकी स्टोरेज से भी कनेक्शन बनाएगी, ठीक है। और किसी वजह से मेरी होस्ट 1 बंद हो जाती है, ठीक है, अगर मेरी रैक एनवायरनमेंट नहीं है तो फिर मेरी एप्लीकेशन जो है वो चलना बंद हो जाएगी, ठीक है। अब ये आती है, अगर हम ओरेकल रैक लगा लेते हैं तो अब यहाँ पर देखें, ये मेरे पास होस्ट 1 जो है, एक होस्ट 2 भी बन गई, होस्ट 3 भी बन गई, होस्ट 4 बन गई। तो ये दिस इज माई अवेलेबिलिटी बात कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरी अवेलेबिलिटी हो गई कि मेरी अगर लेट्स सपोज होस्ट 1 डाउन होती है तो होस्ट 2 पे मेरा सिस्टम चल सकेगा, होस्ट 2 बंद हो जाती है होस्ट 3 पे सिस्टम चलेगा, 3 बंद जाती है तो 4 पे मेरा सिस्टम चल सकता है। अब अच्छा, अब आती है रिक्वायरमेंट आती है कि जी मेरे पास कोर की इंक्रीमेंट रिक्वायर्ड है, तो अब मैं होस्ट 1 के ऊपर 4 कोर बढ़ा दूँ, होस्ट 2 के ऊपर 4 बढ़ा दूँ, होस्ट 3 पे 4 बढ़ा दूँ, तो स्केलेबिलिटी पर बढ़ गई, ठीक है ना। अब ये हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी मेरे पास आ गई। उस सूरत में ये कहता है मेरी स्केलेबिलिटी मेरी वर्टिकल थी, ये मतलब हॉरिजॉन्टली मिल रही है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात आती है, तीसरी बात हमारा लोड बैलेंसिंग। अब लोड बैलेंसिंग हम भाई, जी हाँ, बोले बोले। ठीक है, अच्छा देखें, ये मैंने आपको पिक्चर बना के दी है क्लस्टर के लिए, ठीक है। अच्छा, क्लस्टर में हमारे पास हमारे पास होस्ट 1 है, होस्ट 2 है, होस्ट 3 है और होस्ट 4 है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ओरेकल क्लस्टर में हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि जी स्केलेबिलिटी जो है ना, ये स्केलेबिलिटी हमें प्रोवाइड कर रही है कि लेट्स सपोज मेरे होस्ट 1 के अंदर बस 4 कोर हैं, ठीक है, और 4 कोर है। अब रिक्वायरमेंट आती है मशीन एप्लीकेशन की, मैं उस पर 4 कोर से मुझे 10 कोर करनी है, ठीक है। तो उस मशीन के ऊपर मैं 10 कोर कर दूंगा, 20 कोर को, एक लिमिट आएगी उस मशीन पे, उस कोर को वर्टिकली लिमिट आके रुक जाएगी। अब क्या है, ओरेकल में अब मैं रैक में का बात करूँ तो यही स्केलेबिलिटी मुझे रैक में मिल रही है कि मैं अपनी मशीन लेवल के ऊपर जितनी मशीनें ऐड करूँ और वो उनके ऊपर कोर हर मशीन के ऊपर ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो कोर में मुझे बेनिफिट दूसरा मिल गया मुझे स्केलेबिलिटी का। फर्स्ट मेरा ऑप्शन था अवेलेबिलिटी, कि बस अवेलेबिलिटी, अगर लेट्स सपोज होस्ट 1 मेरी बंद हो जाती है तो मेरी होस्ट 2 पे सिस्टम चल सकता है, होस्ट 2 बंद हो जाएगी तो होस्ट 3 पे सिस्टम मेरे चल सकता है, 3 बंद हो जाएगी तो 4 पे सिस्टम। तो दिस इज माई स्केलेबिलिटी। अच्छा, एक मिनट होल्ड करिएगा प्लीज़। ठीक है, तो ओरेकल क्लस्टर में हमारे पास एक तो हमारे पास आती है अवेलेबिलिटी, होस्ट 1, होस्ट 2, होस्ट 3, हम पे जितनी सिस्टम, अगर एक होस्ट है तो सेकंड होस्ट पे सिस्टम चलता रहेगा, होस्ट 2 बंद हो जाती है तीसरी होस्ट पे चल जाएगा, होस्ट 4 पे मेरा सिस्टम चल। और मेरे पास स्केलेबिलिटी ये है कि मेरे पास हर होस्ट के ऊपर मैं कोर अपनी इंक्रीज कर सकता हूँ। अब मुझे मेमोरी की रिक्वायरमेंट है तो मैं होस्ट 2 के ऊपर मेमोरी इंक्रीज कर दूँ, होस्ट 3 पे मेमोरी इंक्रीज कर दूँ। तो क्या है, मेरी हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी का ऑप्शन। मेजर बेनिफिट बात करूँ तो ओरेकल रैक का ये मेरे पास आता है। लास्ट वन बात करूँ तो
जो मेन है लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग ये है कि अब देखें ओरेकल ने इसमें ओरेकल रैक में हमें ये भी दे दिया है कि आपको लेट्स सपोज एप्लीकेशन को कनेक्टिविटी बनाने के लिए किसी भी एक नोड के ऊपर जिस नोड अब हम लोग आपको आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है। अच्छा अच्छा अब तो लोड बैलेंसिंग समय ये है कि हमारे पास ये एक और ऑप्शन आ गया कि हमारे पास एप्लीकेशन जो है किसी भी नोड पे जो कम लोड जिस पे लोड होगा सिस्टम आपकी उस एप्लीकेशन जो है उस लोड होस्ट के ऊपर एग्जीक्यूट हो ताकि आपका लोड भी बैलेंस कर सकें। अच्छा लास्ट आती है स्टोरेज। अच्छा अब देखें फीचर्स किस तरीके से ओरेकल में आ रहा है कि आपकी जो स्टोरेज है, अब हम अगर सिंगल सेंस की बात कर रहे हैं तो सिंगल सेंस आपका एक मशीन चल रही है आपकी, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम U01 पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं सिंगल सेंस के ऊपर। ठीक है, अब आपने स्लाइस डेटा का फाइल सिस्टम के अंदर आपने अपनी डेटाबेस इंस्टॉल कर ली। अच्छा अब आती है, अब मैं सेकंड नोड अगर लगाता हूँ, अब आपकी वो जो मशीन थी जो आपकी सिंगल सेंस पे चल रही थी उसकी डेटाबेस थी आपकी स्लैश डेटा में थी। अब क्या हो ओरेकल ने क्या दिया, रैक के लिए ये कह दिया कि आपके जितने भी मशीन के अलग अलग इंस्टेंस बना दिए। ठीक है, इंस्टेंस 1, इंस्टेंस 2, इंस्टेंस 3 और डेटाबेस जो आपकी मशीन है वो आपको कर दिया शेड, ताकि तमाम के तमाम जितने भी इंस्टेंस है ना वो एक ही शेड लोकेशन के ऊपर, शेड स्टोरेज के ऊपर अपना डेटा को सेव करेंगे, अपने डेटा को सेव करेंगे ताकि वो एप्लीकेशन के लिए सबके लिए वो एक सेंट्रल पॉइंट होगा। अब देखें इसमें ओरेकल ने हमें ऑप्शन दे दिया कि स्केलेबिलिटी होस्ट वाइज हमें इंस्टेंस वाइज दे दिया, इंस्टेंस होस्ट 1, होस्ट 2, होस्ट 3, होस्ट 1। अगर होस्ट 1 बंद हो जाती है तो होस्ट 2 में चले जाएंगे, 3, 4, 5 इस तरह से हम मल्टीपल नोड्स क्रिएट कर सकते हैं। वैसे ही इसी तरीके से अवेलेबिलिटी में स्टोरेज लेवल पे ही कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखें आप यहाँ देखें ये स्टोरेज अगर मैं देखूँ, ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। अगर लेट्स सपोज इस पिक्चर में देखता हूँ मेरी स्टोरेज अगर डाउन हो जाती है तो ये सारे के सारे होस्ट भी डाउन हो जाएंगे मेरे। तो अब मैं यही चीज़ ओरेकल ने हमें स्टोरेज लेवल पे भी यही अवेलेबिलिटी को मैं मेंटेन कर सकता हूँ। इससे हम कहते हैं कि आपको अगर मैं लेट्स ओरेकल एएसएम की बात करना चाहते हैं, ओरेकल एएसएम भी आपने इस्तेमाल किया होगा, हम आगे बढ़ेंगे ओरेकल एएसएम में किस तरह से काम करते हैं। तो ओरेकल एएसएम के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं कि हम अपनी स्टोरेज को भी हाई अवेलेबिलिटी में मेंटेन कर सकते हैं कि अगर लेट्स सपोज मेरी एक स्टोरेज डाउन रहती है तो सेकंड स्टोरेज पे मेरा सिस्टम चल सके, जैसे कि मैं होस्ट लेवल के ऊपर यहाँ पे मेंटेन कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं। अच्छा यही जो अभी मैंने आपको चीज़ बताई है सिंगल साइंस के बारे में कि सिंगल साइंस आपका एसजीए पीजी आपका सिंगल साइंस चल रहा है, आपका बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहे हैं और आपका रीडू आपका डेटा और आर्काइव जो है अलग अलग सिंगल साइंस के ऊपर एक मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वैसे ही अब ये चीज़ हम क्लस्टर की बात करते हैं तो क्लस्टर में ये हो रहा है कि हर मशीन का अपना एसजीए होगा, अपना पीजी होगा, हर मशीन के अपने बैकग्राउंड प्रोसेसेस होंगे, हर मशीन के अपनी रीडू, अपनी आर्काइव और क्लस्टर के प्रोसेसेस होंगे। जैसे मशीन 1 है, मशीन 2। जी जी बोले। जी बिल्कुल। ठीक है, सबका अपना इंस्टेंस अलग होगा। ठीक है, अब आती है ये मैंने आपको यहाँ बताया एसजीए हो गया, इनका अपना एसजीए होगा, बैकग्राउंड प्रोसेसेस जैसे कि सिंगल इंस्टेंस में होते हैं, रीडू जिस तरह तो आर्काइव, ये इस लेवल का आर्किटेक्चर जो सिंगल इंस्टेंस के अंदर है ये तमाम इंस्टेंस के ऊपर सेम होगा। ठीक है, बैकग्राउंड प्रोसेस। अब आती है क्लस्टर प्रोसेसेस। आप देखिए ये क्लस्टर प्रोसेसेस, ये हर नोड के ऊपर जो कम्युनिकेशन हो रही है वो क्लस्टर प्रोसेसेस के थ्रू हो रही है। ठीक है, ये क्लस्टर प्रोसेस नोड 1 का क्लस्टर प्रोसेस, नोड 2 का क्लस्टर प्रोसेस, नोड 3 का क्लस्टर प्रोसेस। ठीक है, आपस में कम्युनिकेशन होगी। ये अभी कम्युनिकेशन होगी, हम आपको आगे जाके मैं आपको कंपोनेंट बताऊंगा कौन कौन से कंपोनेंट के थ्रू हो रही है कम्युनिकेशन ना। ठीक है, अब जो नोड के दरमियान जब क्लस्टर की बात करते हैं तो आपस में जो डिफरेंट नोड्स के अंदर कम्युनिकेशन प्रोसेस हो रही है क्लस्टर के प्रोसेसेस की वजह से हो रही है। वो क्लस्टर प्रोसेसेस हैं जो कि आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और हर नोड को आपस में एक जगह के कंबाइन करके रखा हुआ है और फिर इसी तमाम के तमाम हर नोड जो है एक ही शेड स्टोरेज के ऊपर अपना डेटा सेव कर रही है। आप यहाँ से और देखिए हर तमाम नोड एक ही स्टोरेज के ऊपर डेटा सेव करेंगे और ये स्टोरेज जो है मेरी हर नोड के लिए शेयरेबल होगी। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं, ये तो हमने बात कर ली कि हाई अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, लोड बैलेंसिंग, शेयर डिस्क। अच्छा अब आती है, ये आते हैं ओरेकल क्लस्टर वेयर। अच्छा अब आपको यहाँ से बताता हूँ ओरेकल क्लस्टर वेयर क्या चीज़ है। ओरेकल क्लस्टर वेयर बेसिकली ये कर रहा है कि लेट्स सपोज मेरी एक मशीन है, अब मेरी मशीन के ऊपर
एक डिफरेंट प्रोसेसेस चल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंट प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, बैकग्राउंड प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मेरे रीडू है, आर्काइव है, डिफरेंट किस्म के मेरे चीज़ें चल रही हैं। तो क्लस्टर वेयर ये कर रहा है कि इन तमाम जितनी भी चीज़ें हैं, ये जितनी भी मेरे पास कंपोनेंट्स हैं, हर मशीन के अपने कंपोनेंट्स हैं, इन तमाम कंपोनेंट्स को कंबाइन करके मर्ज कर रहा है कि आके इन सबको कंट्रोल करना, इनकी मैनेजेबिलिटी, इनकी मॉनिटरिंग, इनको स्टॉप करना, इनको स्टार्ट करना, दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर क्लस्टर वेयर। ठीक है, इन तमाम के तमाम इंडिपेंडेंट नोड्स को एक सिंगल नोड पे जो है कंबाइन कर रहा है, वो हमारा कर रहा है क्लस्टर वेयर। अच्छा, अब क्लस्टर वेयर कैसे कंबाइन कर रहा है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राइवेट इंटरकनेक्ट। देखिए, प्राइवेट इंटरकनेक्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। प्राइवेट इंटरकनेक्ट क्या चीज़ है? ये जो आपको यहाँ पे एरो दिखा रहे हैं, ब्लैक करके एरो ये दिखा रहा है, क्लाइंट प्रोसेसेस, दिस इज प्राइवेट क्लाइंट प्रोसेसेस। ठीक है, प्राइवेट इंटरकनेक्ट ये कर रहा है कि मेरे पास अगर लेट्स सपोज 3 मशीनें मेरे पास चल रही हैं। ठीक है, मैंने हर मशीन के ऊपर ओरेकल रैक कनेक्ट हुआ, रैक इंस्टॉल कर लिया, मशीन 1 पे रैक कनेक्ट कर लिया, मशीन 2 पे रैक इंस्टॉल कर लिया, मशीन 3 पे रैक इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, अच्छा, प्राइवेट इंटरकनेक्ट का काम यह है कि मशीन सिर्फ और सिर्फ, अभी मैं यूज़र की कम्युनिकेशन की बात नहीं करूँगा, ठीक है, मैं मशीन की कम्युनिकेशन की बात करता हूँ। तो इस तरीके से प्राइवेट इंटरकनेक्ट है कि एक मशीन के अंदर मैंने लेट्स सपोज आपको ईथरनेट केबल मैंने ली, मैं तो एग्जाम्पल के आपको बता रहा हूँ, एक ईथरनेट केबल ली और ईथरनेट केबल एक जगह पर मैंने प्लग करी, वही ईथरनेट केबल सेकंड मशीन को मैंने प्लग कर दी। ठीक है, उस मशीन के अंदर की जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, उस मशीन में आपस में जो डेटा शेयरिंग है वो बाय द यूज ऑफ प्राइवेट इंटरकनेक्ट होगा। इस इंटरकनेक्ट के दरमियान में मेरा यूजर के कनेक्शन नहीं होने चाहिए। ठीक है, मशीन की जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है क्लस्टर के दरमियान बाय द यूज ऑफ प्राइवेट इंटरकनेक्ट है, प्राइवेट इंटरकनेक्ट नेटवर्क के थ्रू हो रही है। ठीक है,